स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बिहार दंगल 2020 में बुधवार को एक साथ दो चीजें हुई। पहली, विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां और नोकझोंक। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगा तो राहुल गांधी ने महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। आपको बता दें कि प्रथम चरण में 16 जिलों की कुल 71 विधानसभा सीटें हैं जिन पर की मतदान हुआ। इसमें 12 सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। उधर चुनावी रैलियों ने वाक युद्ध को चरम पर पहुंचा दिया। जहां प्रधानमंत्री ने तेजस्वी पर सीधा निशाना साधा और जंगलराज का युवराज बता डाला, वहीं राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर डाली। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने मुंगेर हिंसा के मामले में सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा और जनरल डायर की संज्ञा उनको दे डाली। बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब मसलों पर। हमारे खास मेहमान भी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है कि बिहार के दंगल में सबसे इस पहले दौर में कौन भारी पड़ा। तो बात करते हैं बिहार की बिसात की। कोरोना काल में बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां विधानसभा का ये चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर कोविड-19 की सावधानियों का पूरा ख्याल रखा गया है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। पहले दौर की वोटिंग में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों समेत एक पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का नाम भी शामिल है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पहले दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। वहीं दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री, सीएम राहुल और तेजस्वी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत राजधानी पटना में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज बता डाला और कहा कि लालटेन काल बिहार से खत्म हो चुका है, अब एलईडी बल्ब का उजाला है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूर्वी चंपारण में रैली की। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की और पंजाब समेत अन्य राज्यों में विजयादशमी पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंके जाने पर सवाल उठाए। ऐसा क्यों हुआ, यह सोचने वाली बात है, ये बात उन्होंने कही। पश्चिमी चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि दशहरे पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले को पंजाब में जलाया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए। मगर पंजाब का किसान जो है, बिहार का किसान जो है, पंजाब का युवा, बिहार का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, उसके दिल में गुस्सा है। तो सुना आपने, ये थे जबानी तीर जो कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चलाए और राहुल गांधी ने भी चलाए। बिहार चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता हैं, आपका स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक राहुल राल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम हमारे सहयोगी जो बिहार के चप्पे चप्पे पर मौजूद होंगे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें ताज़ा हालात की जानकारी देंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राहुल लाल जी, आपका मैं रुख करना चाहूँगा।
आपसे समझना चाहूँगा कि अब तक की जो सारी स्थिति है, हमने देखा कि 35% ही मतदान, बल्कि 33% के आसपास मतदान हो पाया था 1 बजे तक। ये जो धीमी रफ्तार देखी गई, इसमें क्या कुछ पढ़ पाते हैं आप? देखिए, जो धीमी रफ्तार है, फिर भी जो आंकड़े लास्ट में हम लोग देख रहे हैं, वो आंकड़े जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, लोगों को काफ़ी डर है, और उसके बावजूद भी ये मतदान प्रतिशत में हमें सही लग रहा है। हालांकि अगर मतदान प्रतिशत और ज़्यादा होता, कम हुआ है, तो ये प्रारंभिक तौर पर जो रुझान हम लोग देखते हैं कि जो मतदाता बहुत ज़्यादा जब बाहर निकलते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी को लेके होता है, ज़्यादा आते हैं तो वो कहीं न कहीं सत्ता के विरोधी जाते हैं। तो अगर इस आंकड़े को उस थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो इस जगह पे कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो थोड़ी कम मतदान प्रतिशत में वो लाभ में नजर आ रही है। अगर मतदान प्रतिशत के हिसाब से देखें, लेकिन जो आज की जो 71 सीटें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, और यहाँ पे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पहले से ही थोड़ा सा ये आरजेडी वर्चस्व वाला ये सीट रहा है प्रथम चरण के। 71 सीटों को हम लोग अगर देखें, इसमें ये पूरी दक्षिण बिहार दक्षिण बिहार का है। चूंकि देखिए, इसमें अगर हम लोग मामले को समझें, अगर जो वहाँ पे जनता का जो आक्रोश है, जनता का आक्रोश तो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का है, लेकिन वह आक्रोश जदयू के ऊपर ज़्यादा है। वह आक्रोश जदयू से जितना जदयू पे है उस तरह से वो बीजेपी के ऊपर नहीं है। दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं पूरे मामले में कि जो लोजपा खड़ी है वहाँ पे, तो लोजपा एक तरह से जो बीजेपी के सामने में, तो वो बीजेपी जहाँ पे है वहाँ पे सीधे सीधे बीजेपी और जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, वहाँ पे सीधा मुकाबला है। लेकिन जहाँ पे जदयू है, क्योंकि आज जितनी सीटें 71 हैं उसमें से 35 सीटों पे जदयू है, तो उस 35 सीटों पे वहाँ पे मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास लोजपा की तरफ से किया गया है। लोजपा ने उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े जो है कि बीजेपी के नेताओं को टिकट भी दिए हैं उसमें। तो कहीं वहाँ पे अगर मामला ज़्यादा त्रिकोणात्मक होता है अगर, तो वैसे सिचुएशन में फिर जो है कि जो आरजेडी गठबंधन है वो लाभ के हालत में होने की स्थिति बनती है उसकी। चलिए, तो यानी आप इसको कोरोना से जोड़कर भी देख रहे हैं, जो रुझान आपने कम देखा या मतदाताओं में उस तरह से नहीं देखा गया उत्साह, ये जो पोल परसेंटेज का कम होना या मतदाताओं में उस तरीके से रुझान का ना होना, मैं आपके पास आऊँगा संजय जी, कहीं ना कहीं इस बात का इशारा तो करता है कि उस तरीके की कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शायद बिहार में प्ले आउट नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल काम कर रहा है 15 साल से लगातार। तो फिर भारी मात्रा में उत्साह क्यों नहीं देखा गया मतदाताओं का? मैं वही बताता हूं कि उसके अंदर जो आप उत्साह की बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल है तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लोग ज़रूर वहाँ पर ऐसे हैं जो अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। बावजूद उसके मैं समझता हूँ कि जब 1 बजे तक अगर 33% था, तो ज़रूर अब वो 5 बजे तक 6 बजे तक एक अच्छे टर्नआउट में कन्वर्ट होगा। उसके आंकड़े भी सामने आए नहीं हैं जी। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी वहाँ ज़रूर है। क्यों है? क्योंकि जो बिहार आज से 15 साल पहले नीतीश जी ने संभाला था, लगभग वही स्थिति आज वहाँ देखना चाहें आप तो वही है कि जब आप राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो निचले 2 या 3 पायदान के अंदर प्रत्येक अलग अलग विभिन्न उसके अंदर पैरामीटर्स के ऊपर बिहार आज स्टैंड करता है। तो क्या ये बिहार की नियति बन गई है कि बावजूद देश के अंदर इतना बड़ा करिश्मेटिक नेतृत्व है मोदी जी का, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि हम कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को देंगे जब उन्होंने जोड़ा था नीतीश जी को, साथ में सरकार बनाई थी। और नीतीश जी जैसा व्यक्ति जो सुशासन बाबू है, क्या यही सुशासन की परिभाषा है? मैं पूछना चाहता हूँ, सुशासन के अंदर अगर मुझे 1 मिनट का अवसर दें आप, क्या बेरोजगार को रोजगार वहाँ मिला है? 47 साल की सबसे बड़ी दर है आज। उसके अलावा पूछना चाहता हूँ किसान को क्या मिला, मैं पूछना चाहता हूँ अल्पसंख्यक को क्या मिला, जो ये कामगार मजदूर है जो पलायन कर रहा है उसको क्या मिला, मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ बिहार के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे हम लोग कर रहे हैं, क्या वहाँ पे महिला सुरक्षा की स्थिति बदली है? क्या बिहार का डेवलपमेंट के ऊपर बिहार का डेवलप्ड हो गया है वहाँ पर? तो नहीं हुआ। तो 15 साल से आप सुशासन बाबू कर क्या रहे थे? और वो बात करते हैं शराबबंदी की, प्रत्येक गली थाना मोहल्ले के अंदर आपको शराब वहाँ मिल जाएगी। तो किस तरह का प्रशासन वो पिछले 15 सालों से चला रहे हैं। और 4 साल से तो मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का साथ है, जो कि बहुत बड़े करिश्मेटिक लीडर हैं। और उसके बावजूद जो आज कोरोना के अंदर वहाँ के रहने वाले लोगों का जो हाल इन दोनों सरकारों और नेताओं ने मिलकर किया है, वहाँ के लोग भूलेंगे नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ज़रूर आज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि लोग वहाँ से इनको हटा करके युवाओं को मौका देंगे, युवा सोच को देंगे, नई ऊर्जा को मौका देंगे, नए लोगों को अवसर देंगे। क्या एक बात बताइए
कि केवल एक ही व्यक्ति ने, सुशासन बाबू ने ही केवल एक कॉपीराइट करा लिया कि लगातार 20-30 साल वो सरकार चलाएंगे। खेमचंद जी, 15 साल हो चुका है। आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या रीड कर पाते हैं अब तक के पोलिंग में, और खासकर जिस तरह की बात यहाँ पर इन्होंने कही है हमारे कांग्रेस के साथी ने कि पूरे तौर पर युवाओं को सत्ता दी जाए, ये रुझान कहीं ना कहीं जनता में नजर आ रहा है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो वोटिंग टर्नआउट है वो शाम तक आते आते काफ़ी अच्छा हो जाएगा जी। और बिहार में आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति लोगों का जो रुझाव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा कि लोग समझ भी नहीं पाते थे कि इतना बड़ा अभियान कोई चला सकता है, जिसमें 9 महीने तक सभी गरीबों को जितना भोजन चाहिए उतना भोजन उपलब्ध कराना लगातार, अभी ये नवंबर के एंड तक दिया जा रहा है। और इसमें लगभग 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोग कवर हुए हैं। एक बहुत बड़ा अभियान है, ये मोदी जी ने करके दिखाया, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। दूसरा, जन जन तक हमने गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया ताकि गरीब के परिवार में भी बिना लकड़ी के, बिना धुआं के भी भोजन तैयार हो सके। हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की और वो पहुंचाई। और आज ऐसा कोई भी बिहार में गांव नहीं है जहां पे बिजली नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सीधा सीधा लाभ लोगों को पहुँचाए। मोदी जी के आने से पहले मोबाइल सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे कि एक लग्जरी आइटम समझा जाता था। फ़ोन करना ना करना लोग 10 बार सोचते थे कि क्योंकि वो उतना उसके चार्जेज होते थे। आज फ़ोन अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी फ़ोन का उपयोग करता है। सिर्फ फ़ोन का नहीं, वो इंटरनेट का भी उपयोग करता है। ये सब मोदी जी की देन है। इसके अलावा आप देखेंगे विशेष तौर पे दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आज भी लोग ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से जनार्दन मिश्रा जी और लालू प्रसाद यादव जी, जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक कांग्रेस के और एक आरजेडी के, उन्होंने घोटाले के और उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और लालू जी तो अभी भी जेल में हैं। नहीं, और एक जी सर, और दूसरा, एक तरफ परिवार की राजनीति है, एक तरफ आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू धरातल पर अगर हम देखें, आप सुशासन की बात जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति परिवर्तित नजर क्यों नहीं आती? बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर बिहार राज्य बदनाम रहा है, उनका समाधान क्या होता हुआ दिख रहा है आपको धरातल? दिख रहा है, मैं आपको बताऊं। कानून और व्यवस्था की स्थिति की ही अगर बात कर लें तो ऐसा कोई परिवर्तन हमको जमीन पर नजर नहीं आता जिसकी की बात की जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे हजारों मित्र बिहार से हैं। मैं खुद तो बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मेरे हजारों मित्र बिहार से हैं। बिहार में 15 साल पहले इतना मैसिव माइग्रेशन होता था कि कोई भी मिडिल क्लास या कोई भी वर्किंग व्यक्ति वहाँ पे रहना नहीं चाहता था। और हालात ये हो गए थे कि हमारा बिहार का जब युवा बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाता था और उसको कोई बिहारी बोलता था तो ऐसे लगता था कि क्या उसको कोई गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस समय जंगल राज था, लूट खसोट थी। सबको ये लगता था कि ऐसे राज्य से आए जहाँ पे जंगल राज है, जहाँ पे कोई राज तो है नहीं, सुशासन तो है ही नहीं। लेकिन अब 15 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने वहाँ पे सरकार दी, आज बिहारी प्राउडली और सभी के सामने खड़े होकर कहता है कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि उस स्टेट में अभी सुशासन, उस स्टेट में कोई भी जा सकता है, उस स्टेट में कोई भी काम कर सकता है। अभी रिवर्स माइग्रेशन हुई है। इसमें आप उनको हटा दीजिए, जो वर्कर्स की बात है, वर्कर पे मैं आऊँगा। रिवर्स माइग्रेशन पॉजिटिव माइग्रेशन हुई है। लाखों की संख्या में युवा अपने घर वापस गए और उन्होंने वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित किए जो कृषि से रिलेटेड हैं या प्योरली कॉमर्शियल है। सर मैं आपको बता दूँ, ये वापसी है, ये तो एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर भी देखी गई है कि जब शहर में उनको कोरोना काल में वो परेशान हो गए तो आपने से ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको 2 चीज बोली सर, आप उसको लेबर से लिंक ना करें। लेबर पे तो मैं आऊंगा, मैं नॉन लेबर जो पॉजिटिव रिवर्स माइग्रेशन हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले नेगेटिव माइग्रेशन कोरोना काल से पहले हुआ, कोरोना काल से पहले हुआ, ड्यूरिंग कोरोना काल भी हुआ, क्योंकि आज गांव-गांव में इंटरनेट की व्यवस्था है। जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम दिल्ली से कर सकता है, नाउ ही इज डूइंग फ्रॉम हिज विलेज। वो छोटे गांव से भी कर पा रहा है, छोटे टाउन से भी कर पा रहा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने एक विजन दिया है कि हम गांव-गांव तक आने वाले समय में जो लीज लाइन है, जो हाई स्पीड इंटरनेट है, उसकी व्यवस्था करेंगे। गांव के जितने भी सरकारी संस्थान है, जिसमें पंचायत हुई, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, उनको फ्री इंटरनेट देंगे, हाई स्पीड इंटरनेट, ताकि जो गरीब है, क्योंकि हमने क्या किया है, मोदी जी ने गांव-गांव में हर एक गरीब को अच्छा स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के तहत दिया है। अब वो जो आप कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी जो भी चल रही है, जिसका ट्रेंड है, वो अच्छी इंटरनेट व्यवस्था होने के बाद
ऑनलाइन अपनी कंसल्टेंसी कर सकता है, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है, उसको उसी के गांव में अपने टाउन में ही दवाई मिल पाएगी। आयुष्मान भारत में राहुल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कितने कारगर माना जाए इन दावों को। रिवर्स माइग्रेशन अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ये बात कही गई है। हालांकि ये तथ्य भी हमारे सामने है कि 26 लाख लोग कोरोना काल में वहां पर गए और अब उनके लिए रोजगार और ये तमाम सारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है बिहार सरकार के सामने, चाहे जिसकी भी सरकार बनती है, जो कि एक अपने आप में चुनौती है। लेकिन यहां पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था उससे कोरोना काल से पहले ही, वो अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। देखिए, जो बिहार की स्थिति है अभी भी, देखिए हम लोग कुछ किसी और के आंकड़ों पे क्यों जाएं। अगर हम लोग नीति आयोग के जो प्रत्येक वर्ष जो आंकड़े निकल रहे हैं, जो वो समीक्षा अलग अलग सूचकांक पे कर रही है, उसमें बिहार जो है हमेशा से निचले पायदान पे रह रहा है। हाँ, ये चीज़ें अब देखिए, जब इस बार के चुनाव में हम लोग यार लगातार बिहार के चुनाव में देख रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल। देखिए, अब तो जो नया फर्स्ट वोटर है उसको वो पुराने 15 साल के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई भी तभी तो जनता ने उनको हटाया और लगातार इनको मौका दिया। तो अब तो मुख्य चीज, विषय वस्तु जो मतदाता के बीच में ये चीज होना चाहिए कि इस समय आखिर उनको क्या चाहिए और क्या जरूरत है। अभी भी देखिए, जो बेरोजगारी की स्थिति रही, वो स्थिति काफी बिहार में भयावह स्थिति में रही। हम लोगों ने देखा कि 46% का जबरदस्त बेरोजगारी दर भी जो है कि वो बिहार ने देखा। अभी देखिए, वहाँ पे काम हुए हैं कुछ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो काम है वो जो अपेक्षा है, जो नेशनल भारत का ही एक जो नेशनल स्टैंडर्ड हम लोगों का देश का बना हुआ है कि आप जब आप बिहार जाते हैं और बिहार के अतिरिक्त दूसरे जगह, मैं तो छोड़ दीजिए दूर का उदाहरण भी नहीं दूंगा आशुतोष जी, अगर हम लोग यूपी का ही उदाहरण ले लेते हैं तो हम लोग अगर आप बिहार के सीमा से यूपी में भी प्रवेश करते हैं तो दुनिया बदली हुई सी नजर आती है। तो ये स्थितियां अभी बिहार को विकास के क्रम में वो पीछे है, उसको आगे लाने के कई मानकों पे काफी सख्त जरूरत है। तो इसलिए विकास के जो दावे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि पटना शहर में ही, छोड़ दीजिए दूसरे जगहों की, पटना शहर में जब तेज बारिश हो जा रही है तो वहाँ पे जो है कि वाटर लॉगिंग की सिचुएशन ये हो जा रहे हैं कि खुद जो है कि सुशील मोदी जी को जो है कि रेस्क्यू करके निकालना पड़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। तटबंध, अभी भी देखिए बिहार के मामले का एक रोचक चीज़ है कि वहाँ पे लगभग 3800 किलोमीटर के तटबंध बनाए गए हैं, फिर भी बाढ़ की समस्या से बिहार निपट नहीं पाया, उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। बिहार में जब हम लोग जाते हैं तो एक वहाँ पे जो मिलता है 6000, एक बड़ा फेमस है वहाँ पे कि जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 रुपया तत्काल राहत की सामग्री दी जाती है। तो अगर हम लोग जोड़ें कि तटबंधों के मरम्मत के ऊपर लगभग 1500 करोड़ रुपया कम से कम हर वर्ष खर्चे हो रहे हैं, और वो 6000 रुपया की जो तत्कालिक नगद जो प्रभावितों को दिया जाता है उसके ऊपर 2000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। तो कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपया बिहार का हर वर्ष इस तरह से खर्च होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बाढ़ का स्थायी समाधान अब तक निकालने के कोई गंभीर प्रयत्न नहीं हुए हैं। तो बिहार में समस्याएं बहुत सारी हैं। बेरोजगारी यही कारण है कि देखिए बेरोजगारी की समस्या बड़ी गंभीर रूप से आई है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी आशुतोष जी चर्चा कर रहे हैं प्रथम चरण के चुनाव के ऊपर आज, कि आज जो 71 सीटें हैं वहां पे क्या है। देखिए बिहार का चुनाव है, उसमें जाति समीकरण, विकास, ये तमाम मुद्दे मिलकर जो है कि बिहार के चुनाव का परिणाम देते हैं। हम लोग अगर ये चीज दोनों बिहार के चुनाव से आप जाति समीकरणों को भी आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की पार्टियां लास्ट में उस आधार पर गोलबंदी करती हैं। इस 71 सीटों को, जैसा मैं बता रहा हूं कि इस 71 सीटों में अगर हम लोग देखें तो 35 सीटों पे जो मैंने बताया कि जदयू लड़ रही है जी, और 29 सीटों पे जो है इसमें बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी की 29 सीटों की स्थिति तो सही है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन जदयू की जो 35 सीटें हैं उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम लोग 2015 में, हालांकि 2015 की स्थिति अलग थी, उस समय जब जदयू और आरजेडी दोनों मिलकर गठबंधन में शामिल थे उस समय 2015 के इलेक्शन में, तो उस समय दोनों पार्टियों को 29 सीटें मिली थी। 29 सीटों में से तब आरजेडी ने 27 सीट निकाली थी और 29 सीट में से तब उस समय जदयू ने जो है कि उसमें 18 सीटें निकाली थी। यानी आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट था वो 93% था और जो जदयू का स्ट्राइक रेट था वो 63% था जी। आज के समय में जो स्थिति, जो मैंने पहले भी बोला कि जिस तरह से लोजपा खड़ी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना जदयू को करना पड़ रहा है, तो एक बड़ा सा सवाल राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सामने में उठता है कि क्या वही स्ट्राइक रेट बीजेपी के साथ खड़े होकर आज के रेट में जदयू दोहरा सकती है, यानी कि क्या वो 62-63% का स्ट्राइक रेट आएगा। अगर हम लोग देखते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जिस रूप में है, जिस तरह से लोजपा वहाँ पे खड़ी है, उनके बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे रामेश्वर चौरसिया को देख लीजिए, वो एक तरह से बिहार बीजेपी के बड़े नेता थे और वो अभी जो है कि वो लोजपा के टिकट पे वो खड़े हैं। तो वहाँ पे मोदी के नारे भी लग रहे हैं, लोजपा के जो चीज़ें हो रही हैं उसमें मोदी के नारे भी लग रहे हैं और वो एक तरह से विकल्प के रूप में भी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये फर्स्ट फेज की जो 35 सीटें हैं,
इसमें स्थिति जरूर जो है कि कमजोर स्थिति है, ये आज हम लोगों को समझ में आ रहा है। 22 सीटों पे बीजेपी मजबूत है, लेकिन 35 सीटों पर जदयू की जो स्थिति है वो कमजोर है। यानी आप ये कह रहे हैं राहुल जी कि अपेक्षाकृत अगर किसी किस्म की कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर है भी और वो मतदाताओं के जहन में है भी अगर, तो वो नीतीश कुमार या जेडीयू के अगेंस्ट में हो सकता है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं है। बीजेपी थोड़ी सुरक्षित है इसमें, बीजेपी सुरक्षित है क्योंकि लोगों ने ये जो फैक्टर है जो आपने कहा, ये क्या इतना कारगर फैक्टर है जो कि बिहार में इस सरकार की नैया को पार लगा पाने में कामयाब सिद्ध हो जाए? नहीं, देखिए अब चूंकि इस चरण में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चरण में कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है इस 71 सीटों में वो नुकसान में रहेगी, ये एक विश्लेषण से तो हमें पूरा लग रहा है जी। लेकिन हाँ, अभी चूंकि अब अगले चरण के जो 2 चरण के इलेक्शंस हैं, तो वो 2 चरण का इलेक्शन में आगे क्या परिणाम होगा वो कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है कि चुनाव को जब तक, अभी देखिए मैं शर्मा जी के बात से बड़ा सहमत हूँ कि अभी जो वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े हैं वो बड़े प्रारंभिक आंकड़े हैं। कई जगह पे अभी भी मतदान केंद्रों पर लाइनें लगी हुई हैं जी। तो वो जो फाइनल जो हम लोगों को 9-10 बजे रात के आसपास जो आंकड़े मिलेंगे हम लोग को, हमें भी शर्मा जी की तरह उम्मीद है कि वोटिंग टर्नआउट कुछ बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि दिन भर में कई अलग अलग हिस्सों में अच्छा खासा वोट जो है कि पड़ा है कोरोना के मामले के बावजूद भी। जी जी। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, विपक्ष अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो पाए, काबिज हो पाए। आपको लगता है लीडरशिप का मोर्चा कहीं ना कहीं ऐसा है जिस पर आप अपेक्षाकृत कम होते हैं? एक तो जो चीज़ बार बार कही जाती है कि मतदाता को भी ये लग सकता है कि केंद्र में जो सरकार हो और बिहार में जो सरकार हो वो अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी या एक ही पॉलिटिकल खेमे की सरकार है तो शायद एक जो इंजन है, डबल इंजन, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित हो सकता है या विकास के कार्य हो सकते हैं। लीडरशिप के मोर्चे पर कहीं ना कहीं आपका जो गठबंधन है वो थोड़ा कमतर नज़र आता है, जबकि जो एनडीए का गठबंधन है वो मजबूत नज़र आता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि वहाँ अगर ये चुनाव जो हो रहा है ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं है। तो विधानसभा में भी विधानसभा के चुनाव के अंदर जो उनका फेस है वो नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू जी। और सुशासन बाबू के बारे में मशहूर है कि कभी ये डिब्बा कभी मोदी जी के पीछे लग जाता है, कभी लालू जी के पीछे लग जाता है, कभी किसी के, तो ये डिब्बे बदलने की प्रथा वहाँ पर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है, तो इसके रिजल्ट जब आएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत संभव है कि ये डब्बे फिर दोबारा पलट जाएं, क्योंकि जिस तरह का वहाँ माहौल दिख रहा है। हालांकि मैं इस बात से भी लेके श्योर हूँ क्योंकि इनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। एक बात से मैं ज़रूर फ़र्क महसूस करता हूँ, राहुल जी जो असेसमेंट कर रहे थे कि बीजेपी इस एंटी इनकम्बेंसी से बाहर है, कैसे बाहर है? आप मुझे बताइए, क्या वो 4 साल तक सत्ता में नहीं थे इनके साथ? क्या उन्होंने सहयोग नहीं? एक मिनट राहुल जी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मगर मेरे प्रश्न है, क्या आप सत्ता में नहीं थे? क्या आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है? क्या पटना में पानी भरा बाढ़ का, तो उसके अंदर क्या उसके अंदर उसकी जिम्मेवारी उस पर ना मानी जाए? क्या वहाँ रोज़गार नहीं मिल पा रहा और वहाँ से पलायन हो रहा है? और मेरे पास सारे आंकड़े में लेकर के बैठा हूँ। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से जब स्मार्ट सिटीज़ की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही थी, एक स्मार्ट सिटी वहाँ बिहार में नहीं बन सकती है? इन्होंने कहा था पिछली बार जब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे, आपस में सरकार मिलकर बनाई थी, कितने लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। कहाँ है वो पैकेज? वो गरीब आदमी ढूंढ रहा है। और हाँ, ज़रूर रोज़गार ये कह रहे हैं, खेमचंद जी ने भी बताया, बढ़ रहे हैं। कौन सा? पकौड़ा रोज़गार बढ़ रहा है। MBBS किया हुआ बच्चा, इंजीनियर किया हुआ बढ़िया बच्चे को इन्होंने वहाँ पे मुहैया कराया कि आप पकौड़े बनाइए। पकौड़े बनाने का रोज़गार ज़रूर इन्होंने बढ़ाया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब, आपका विजन था, आप एक मिनट सुन तो लीजिए भाई साहब, आपका विजन था इस देश के अंदर बहुत तरक्की होगी, ट्रेनों में बड़ा फ़ायदा होगा, बुलेट ट्रेन की बात आपने की थी। कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? आपने कहा था इस देश के अंदर, और लालू जी की जिसके विषय की आप मुखालफत करना चाहते हैं और जिसको जंगल राज बता रहे हैं आपके प्रधानमंत्री साहब, जिनको अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो ज़रूर गरिमा की बात आती है, और प्रधानमंत्री खुद किसी की गरिमा नीचे करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसका उदाहरण जैसा उदाहरण ये साथ में कहा कि जंगल राज के युवराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप ये चाहते हैं कि आपसे आपके साथ गरिमापूर्ण बात की जाए तो आपको भी अपने शब्दों का विरोधियों के लिए गरिमापूर्ण बात करनी चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिन लालू यादव की बात कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट भूल गए हैं। रेलवे के अंदर 25 लाख से ज़्यादा नौकरियां अगर इस देश में किसी ने लगाई थी, इन्हीं लालू प्रसाद यादव ने लगाई थी। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रेलवे का क्या हाल इस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और उसका निजीकरण की तरफ आप आगे बढ़ गए हैं। ट्रेनें तो केंद्र सरकार की हैं,
भारत सरकार की हैं, यानी आप और ये उस पर कह रहे ट्रेन हैं, चल रही है प्राइवेट, नहीं संजय जी, उसका लाभ उसको मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज शब्द का लालू प्रसाद यादव या उनके शासनकाल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, सुशासन रहा, मैं ये कह रहा हूं, जंगल राज जैसी कोई बात नहीं रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्हें ये बुरा लगता है कि रावण के रूप में अगर उनका पुतला जलाया जा रहा है कहीं, क्योंकि किसानों के विरोध में काम कर रहे हैं, और अगर वो जला रहे हैं उनको बुरा लगता है, सारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज टीवी पे चिल्ला रहे हैं, हम खेमचंद तो जी क्यों गरिमा ध्यान नहीं रखते प्रधानमंत्री साहब? खेमचंद जी उनके लिए कोई गरिमा नहीं है। हाँ खेमचंद जी, आप गरिमा का सारे देश के, एक मिनट सर, सारे देश के हमारी जितनी इनकी विपक्षी पार्टियां, सारे देशद्रोही हैं, और ये देशभक्त हैं गौडसे के लोग। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, ये देशभक्त लोग थे। ये बंगारू लक्ष्मण के लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ये ईमानदार हैं, इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मैं ये सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप गरिमा चाहते हैं तो गरिमा का ध्यान आप भी करें। खेमचंद जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, संजय भाई बड़े हैं, हालांकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी। आप देखेंगे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं या कांग्रेस जो करती है वो सबको दिखती है। पंजाब में किसानों ने नहीं, कांग्रेस के वर्कर्स ने माननीय पीएम साहब का पुतला रावण के साथ लगाया, जो बहुत ही अशोभनीय है और उसकी निंदा होनी चाहिए, और हम उसकी भरसक निंदा करते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी उस पर चुटकी ले रहे हैं, उसकी निंदा नहीं कर रहे। ऐसे लीडर्स को वो पार्टी से बाहर नहीं निकल। संजय भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मर्यादा ये कहती है कि आप बोल लीजिए। बड़े भाई, आपको टोक रहा हूं हल्का सा क्षमा चाहते हुए। मैं इसीलिए चुप हो जाता हूं कि आप बोल लीजिए। नहीं, मैं तो टोक रहा हूं खाली, तो फिर आप मेरे को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी इस पे चुटकी लेते हैं, ये और भी ज्यादा निंदनीय है और मैं इसकी भरसक निंदा करता हूं। दूसरा, लोग ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से एक बार तो हाथरस में जाके वहां पे पॉलिटिकल पूरा वेंचरिंग करते हैं, वहां पे जाके टूरिज्म करते हैं, भाई बहन दोनों जाते हैं, लेकिन बल्लभगढ़ की घटना पे ना प्रियंका जी बोलती हैं, ना ही कांग्रेस ऑफिशियल बोलती है, ना ही राहुल गांधी बोलते हैं। क्यों चुप हैं आप? राजस्थान में करौली में घटना होती है, क्यों चुप रहते हैं? क्या लोग देख नहीं रहे? बिहार का लोग समझदार है, बिहार का लोग पॉलिटिकल बहुत मैच्योर है, वो सब चीज पे आपको देख रहा है। वो ये भी देख रहा है किस तरीके से आपने चाइना की साइड ली, किस तरीके से आपने पाकिस्तान की साइड ली। वो ये भी देख रहा है क्या राहुल गांधी का बैकग्राउंड है। और युवराज क्यों ना कहें, आप एक बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं है? क्या उनकी माताजी मुख्यमंत्री नहीं थी? मैं मान लेता अगर कोई आम वर्कर तेजस्वी जी की जगह मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होता और प्रधानमंत्री जी उसको युवराज बोलते तो गलत था। लेकिन वो तो युवराज है करप्शन का, क्योंकि उनके माताजी ने, उनके पिताजी ने करप्शन किया। और एक साल जब वो इस टर्म में भी नीतीश जी के साथ रहे, एक साल में उन्होंने पुनः अपने माता पिता के राज की याद पूरे बिहार को दिला दी। पूरे बिहार की एक साल में बद से बदतर स्थिति कर दी। जो बिहार हमने संभाला था उस बिहार को फिर से उन्होंने 20 साल पीछे ढकेल दिया। हर जगह जंगल राज स्थापित कर दिया, हर जगह जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर राज होने लग गया। कुछ चीज में और सर तो छोटी छोटी चीज बताऊं जो हमारे संजय भाई ने अभी काफी एग्रेसिव होकर बोली। देखिए, बिहार में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, हर गांव तक सड़क हमने पहुंचाई, हर गांव तक बिजली हमने पहुंचाई, हर गांव तक इंटरनेट हमने पहुंचाया, हर गांव तक मोबाइल की फैसिलिटी हमने पहुंचाई। एम्स जैसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमने देने का बिहार को काम किया है। जिस स्पीड पे ये हाईवे बनाते थे उससे 2.5 गुना अधिक स्पीड पे हमारे हाईवे बन रहे हैं बिहार में। बिहार में आज हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जो गुंडे आरजेडी ने पाले हुए थे या तो वो जेल में या बिहार छोड़ के उनको भागना पड़ा है। बिहार में आप देखेंगे एक तरफ सुशासन है, मैं मानता हूं हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू कहा जाता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो नेशनली भी बात करने में शर्माते हैं, नेशनल साइड लेने में शर्माते हैं, नेशनल डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी पे भी वो आप रिवर्स स्टैंड लेते हैं। और प्रदेश में जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से, जिनका कुछ अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई अपनी अचीवमेंट नहीं, अचीवमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ घोटालों की अचीवमेंट है, परिवारवाद की अचीवमेंट है और कोई अचीवमेंट नहीं है। चाहूंगा राहुल जी कि जिस तरह के हमारे दोनों कांग्रेस और बीजेपी के साथियों ने जिस तरह की बात कही, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि राजनीति में कई बार बहुत ज़्यादा सख्त बयानबाजी महंगी पड़ जाती है और वो बहुत आपके खुद के खिलाफ चली जाती है। आपको लगता है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री जी की तुलना ये रावण से करना, वो भी इस अवसर पर चुनाव से ठीक पहले, मतदान के ठीक पहले, ये किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से? देखिए, इस तरह के बयान ना हो तो ज़्यादा बेहतर होते, लेकिन चूंकि बिहार के राजनीति में जो बयान दिए गए हैं वो इससे भी ज़्यादा काफ़ी कठोर बयान वहाँ पे स्थानीय स्तर पर दिए गए जी। उदाहरण के लिए जैसे नीतीश कुमार का बयान अभी जो लालू के पुत्रों को लेके था, तो एक तरह से कि 8-9 बच्चों वाला मामला था। जी, जी, जी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भाषाई मर्यादा है वो काफ़ी ज़्यादा टूटी है बिहार के मामले में। और देखिए वहाँ पे, जबकि बिहार के राजनीति में भाषाई मर्यादा के लिए आशुतोष जी सबसे ज़्यादा जिसको ध्यान माना जाता था कि वो काफ़ी संभल के बोलते हैं,
तो नीतीश कुमार को माना जाता था काफ़ी मृदुभाषी हैं, वो नप तोल के बोलते हैं, आक्रोश में नहीं बोलते हैं। इसलिए उनके तरफ से भी जो ये बयानबाजी हुई वो बड़ा एक बिहार के लिए आश्चर्यजनक चीज़ था कि इस तरह के आक्षेप वो कभी नहीं करते थे। लेकिन फिर जब उसमें विश्लेषण होता है फिर चीज़ें वही निकलती हैं कि एक तो क्रिया प्रतिक्रिया में ऐसे बयान आते हैं, दूसरी चीज़ की कहीं कहीं हताशा में भी ये बयान आते हैं, क्योंकि उनका जो आप देखेंगे लंबा ट्रैक रिकॉर्ड जो देखेंगे नीतीश कुमार का, देखिए प्रधानमंत्री और जो ये लोग हैं नेशनल लेवल पे हम लोग देखते रहते हैं कि काफ़ी कठोर बयानों का प्रयोग करते हैं, जिसको लेके अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री भी कई बार इस तरह के बयान देते हैं और इधर से जवाब में भी मिलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो बयान रहा वो बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा, तो इसलिए कहीं न कहीं उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो कहीं निराशा की स्थिति में रहे जिस कारण से उस तरह के बयान दिए गए। लेकिन आप ये चीज़ सही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के समय में जब इस तरह के बयान को देते हैं तो उसका खामियाजा ही होता है। गलत बयानों का आपको इलेक्शन के जस्ट समय आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, तो इसलिए इसके कारण से दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है। किसको कितना % का नुकसान हो रहा है कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है। संजय जी, ये तुलना ठीक पाते हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी खेमचंद जी ने गलत कहा, ये किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने उनका पुतला नहीं चलाया, ये देश की जनभावना है। जब किसान को आप दबाएंगे, उसको सुनेंगे नहीं, एक विशेष मतलब आप ही कह रहे हैं कि जो पुतला जलाया गया वो स्वतः स्फूर्त जनता ने जलाया है, या और क्या वो पॉलिटिकली बैक्ड ग्रुप नहीं था? कहेंगे इंडिया गेट में ट्रैक्टर भी कांग्रेस ने नहीं जलाया। प्लीज आप, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सुनिए तो सही। आप अपनी एक तो जो है ना बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर जो मर्यादाएं रही हैं, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस सरकार में थी हमने हमेशा बैठ के आपको सुना, अटल बिहारी वाजपेयी को सुना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सुना, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप विरोधियों को या तो पाकिस्तानी कहना चाहते हैं, या चीनी कहना चाहते हैं, या देशद्रोही कहना चाहते हैं। ये आज देश के सामने है। मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपसे आज इस विषय पे बात नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, मुंगेर के अंदर अभी तुरंत के अंदर एक घटना घटी जी, और आप बहुत बड़े एक विशेष धर्म को आप प्रोटेक्ट भी करते हैं और सारी चीज़ें भी करते हैं, मगर आपसे भी सवाल है कि मुंगेर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, आपका एक बयान तक नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा भाषण दिया, उसको श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं करी उन लोगों को जिसके खिलाफ वहां के प्रशासन ने इतना बुरा काम किया। बहुत विभत्स तस्वीरें थी। इस पे आप इस पे बात नहीं करना चाहते हैं? जिस तरीके से वो लाठीचार्ज किया गया उस मुंगेर की जो घटना हुई वो अनफॉर्चुनेट घटना है। हमारे सभी जो बड़े लीडर्स हैं, जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इसकी निंदा की। लेकिन हम सभी जानते हैं जब चुनाव होता है ये हुई क्यों और इस पर कार्रवाई की बात की गई क्या? ये भी सर विपक्ष ने कराया शायद। मेरे को कंप्लीट करने देंगे तो जी बताएं। देखिए, जब इलेक्शन होता है, आप दोनों मेरे से सीनियर हैं और इस बात से सहमत होंगे, उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ईसी के हाथ में होता है, वो ऑफिसर्स के हाथ में होता है, ना कि सरकार के हाथ में होता है। उस ऑफिसर पे कार्रवाई होगी और हमारे सभी नेताओं ने इसकी मांग की है और जल्द से जल्द हम सुनिश्चित करेंगे कि उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी के पास है, वो मुख्यमंत्री या बीजेपी या जेडीयू के पास नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये टाइम ऐसा था और ये घटना बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन ये लोग उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं से पल्ला झाड़ने। मैंने क्या बोला, ये फैक्ट आप मेरे से सीनियर, आप ये बोल दीजिए कि इसी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऑफिसर इसी की नहीं सुनते, आप ऐसा बोल दीजिए, मैं मान लूंगा। राहुल जी पे यार एक मिनट लूंगा। देखिए, मैंने मुंगेर पे खुल के अपनी पार्टी का पक्ष रखा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को कौन रोक रहा है कि ये बल्लमगढ़ पे नहीं बोल रहे? कांग्रेस को कौन रोक रहा है कि इन्होंने नीतिका तोमर को श्रद्धांजलि तक नहीं दी? कांग्रेस को कौन रोक रहा है कि इनके एमएलए के भाई ने एक बहन को कौन रोक रहा है? कुलदीप सेंगर के लिए फांसी मांगे आप? रोक रहा है इनको? आपको कौन रोकता है? चिन्मयानंद के खिलाफ आप मुकदमा वापस ले रहे हैं, आपको कौन रोकता है? ये बल्लमगढ़ आपको बताइए मुझे। अरे आप सुनिए ना, एमजे अकबर आपके केंद्रीय मंत्री रहे, उनके खिलाफ मुकदमे के अंदर आप परमिशन करें या उनके खिलाफ एक्शन ले, कौन रोकता है? सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एक्शन ले, आपको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है आपको, मगर आप लेंगे नहीं, आप में दम नहीं है। दोहरा चरित्र है आपका, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। रावण के 10 फेस थे तो आपके भी फेस 10 से ज्यादा ही हैं, कम नहीं है। धर्म के साथ खड़े आप 10 तरह की बातें करते हैं, मगर वोट के लिए आप मुझे बताइए, सुरेंद्र सिंह पे आपने कहा था एक्शन होगा, हुआ कोई एक्शन? कोई एक्शन लिया आपने? नहीं लिया। नीतिका की जिस तरीके से हत्या हुई है और किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, और कांग्रेस यही बेटी पढ़ाओ यही बेटी बचाओ देख रही है, जनता
वोट करते समय इसको दिमाग में रखेगी, जनता इनको जवाब देगी कि आप यूपी में जाके तो नाटक करते हो और आप बल्लमगढ़ जो आधा घंटे का रास्ता है वहां पे कोई कांग्रेसी नेता नहीं जाता, एक ट्वीट तक नहीं करते, एक बयान तक नहीं देते, उस घटना की निंदा तक नहीं करते, उस एमएलए को पार्टी से बाहर नहीं करते। ये दिखाता है कि ये अपीजमेंट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ खड़े, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको जोरदार जवाब मिलेगा, जनता में आक्रोश है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? वहां पे शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। क्या हुआ सुशांत के साथ, क्या हुआ बिहार के बेटे के साथ, किस तरीके से उसको बेइज्जत किया गया, उसको मरवाया गया, मरवाने के बाद उसके ऐसे गड़े गड़े मुर्दे उखाड़े गए, उसको बेइज्जत किया गया, उनको बदनाम किया गया, बिहार को बदनाम किया गया, बिहार की इंक्वायरी को महाराष्ट्र में एंटर नहीं करने दिया गया, बिहार के ऑफिसर को महाराष्ट्र में आने तक नहीं दिया गया। क्या बिहार की जनता को याद नहीं है कि उनके बेटे को महाराष्ट्र में बदनाम किया गया, मारा गया और उनकी जो पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आने नहीं दिया गया। एक सवाल आपकी इजाजत हो तो मैं संजय जी से ले लूं। संजय जी, बात जरूर है कि यहां पर बिहार चुनाव की हम कर रहे हैं और प्रथम चरण की कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सारे मसले इंटरकनेक्टेड हैं, ये सवाल तो उठता है निकिता वाला जो उठा सामने आया है कि वहां पर जाने की उतनी व्यग्रता क्यों नहीं दर्शाई गई। मैं लौटूंगा राहुल जी आपके पास। नहीं, मैं जवाब दूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल कांग्रेस के हमारे लोग, चाहे वो हमारे नेता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जहाँ जहाँ महिलाओं के साथ, जहाँ जहाँ पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और इस देश के नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार के साथ जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करेगी और इनका प्रशासन अत्याचार करेगा, ये क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों बात करते हैं राज्यों की? एक बार सुनिए भाई साहब जरा, आप क्यों भूल जाते हैं राज्यों के अंदर केंद्र में आपकी सरकार है, सक्षम गृह मंत्री हैं, देश के तड़ी पार, उनसे क्यों उम्मीद ना करें कि वो एक्शन लेंगे? बंद करके आप बताइए ना, क्योंकि वो केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, आपका शासन नहीं है, मोदी जैसे नेता नहीं है, गृह मंत्री नहीं है देश के अंदर, बहुत गुस्सा है, जो खुद प्रियंका गांधी और आप बंगारू लक्ष्मण, मैंने भी कहा हरियाणा में घुसने कुलदीप सेंगर के आप लोग हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाए? आप मेरे साथ यहाँ इसी चैनल पे कहें, आप डिमांड कीजिए मेरे साथ मिलकर कि कुलदीप सेंगर को फांसी हो, आप लगाइए नारा फांसी हो, नहीं लगा पाएंगे दुखद है। और आप सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे। चिन्मय के ऊपर आपने मुकदमा वापस दुनिया भर की बात की है और जब में एक ब्राह्मण पंडित को जलाया जाता है उस पे बोलते नहीं है। देखिए ना, ये उदाहरण है, इधर उधर की बात नहीं देंगे, आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, बहुत ही अशोभनीय है। आप क्यों नहीं करते हैं? आपकी अशोभनीयता दिख रही है, प्रियंका गांधी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, बिहार की जनता महिलाओं से, और जब उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है आप उसका मुकदमा वापस लेते हैं। शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। प्रियंका गांधी को और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नितिका जी को आप मुझे बताइए, एमजे अकबर के विषय पर कोई आपने कार्रवाई की? नहीं की। राहुल गांधी को किसने मना किया? सुनिए मेरी बात, हमें आप अपनी जिम्मेवारी हमारी एहसास ना कराइए। आप क्यों नहीं बोलते? पैसे दिए क्या? सुनिए, किस पैसा आया है? अरब कंट्री से पैसा आया है, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों चुप हैं? क्या नितिका भारत की बेटी नहीं है? क्या नितिका की जो जिंदगी है क्या हिंदुओं की जिंदगी नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो क्यों नहीं बोल रहे? आपकी तरह नहीं है। अरे क्यों नहीं बोल रहे? खेमचंद जी और संजय जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, मैं एक प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। एक मैं आपसे ये भी चाहूंगा आप प्रतिक्रिया अपनी दें और साथ में ये भी बताएं कि जो मुंगेर वाला जो मसला हुआ है, आपको लगता है कि ये चीज भी कहीं ना कहीं से इंपैक्ट करेगी मतदाता के मिजाज को, खासकर ये बिल्कुल एंड टाइम पे हुआ है? नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो बिहार में नौकरशाही काफ़ी बेलगाम रही है। वहाँ पे आप अगर किसी से भी पूछेंगे, जिस तरह से मान लीजिए शराबबंदी किया गया, काफ़ी अच्छा अवधारणा था नीतीश सरकार का, लेकिन हर जगह जो है कि वो एक तरह से होम डिलीवरी की सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि जैसे वहाँ पे लिपि सिंह जिनका नाम, वो जो एसपी है मुंगेर की, वो पहले से विवादों के घेरे में रही हैं। वो जबरन सिंघम बनने का हमेशा प्रयास करती रही हैं, कुछ ना कुछ एडवेंचर वाली कुछ ना कुछ वो निर्णय हमेशा से लेते रही हैं वो। तो अगर उनको पहले से भी कंट्रोल किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। मैं इनके बात से सहमत हूँ कि अभी इस समय प्रशासन चुनाव आयोग के पास है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह के अधिकारियों को इतने संवेदनशील जिले का कप्तानी पुलिस कप्तान के रूप में नहीं रहना चाहिए, जो हमेशा फिल्मी स्टाइल में ही रहे, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करें, तो उसका इम्पैक्ट खराब होता है। तो ये एक तरह से जो मुख्यमंत्री या प्रशासन की शुरुआत के समय में ये जिम्मेवारी होती है कि आप ऐसे लोगों को थोड़ा मुख्य धारा से दूर रखें, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से जिला प्रशासन बहुत आसानी से बच सकता था। वहाँ पे हमेशा से ये परंपरा रही है कि बड़ी दुर्गा पूजा समिति की मूर्ति का विसर्जन पहले होता है, फिर बाद में होता है। काफ़ी वो पूरा क्षेत्र देखिए बंगाल के आसपास का क्षेत्र है आशुतोष जी, और वहाँ
बहुत जोर शोर से दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि कैसा घटनाक्रम है, इसका प्रभाव ना पड़े राजनीति में, ये बिल्कुल असंभव सा चीज है। बिल्कुल। और अगर वो असंभव सा चीज है तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ ही जाने वाली बात है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। जरा हमें अनुमति भी दीजिए। अच्छा जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर राहुल जी, इससे पहले कि आप जाएं, कि ये जो सारे तमाम मसले हैं, इसमें जब आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने गया होगा तो उसके जहन में सबसे ज़्यादा कौन सी बात होगी, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। और ख़ासकर ये कि जो नेशनल सिक्योरिटी वाला मसला है जिसको अभी हमारे मेहमान उठा रहे थे, उस पर मतदाता का क्या रुख होगा? काफी अलग अलग क्षेत्र में मुझे जाने का मौका मिला इस बीच में। देखिए, लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पिछले साल जम के और खुलकर वोट दिया है मोदी जी को, तो उनको ये, वहाँ के मतदाताओं को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालने के लिए वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। लेकिन बात के स्थिति में जो है कि जो बिहार का मामला है, इसमें वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि स्थानीय जो मामले हैं उसी के आधार पर चुनाव हो। तो बिहार के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि जो स्थानीय मामला है वो बिल्कुल काफ़ी गंभीरता से वो छाया हुआ है। नेशनल सुरक्षा का मामला पे लोगों का स्पष्ट कहना है कि वो एक तरह से हमने उसके आधार पे वोट 2019 में दे दिया है। अभी हमको चाहिए कि बिहार के विकास और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर कौन बात कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि अभी चीन के साथ हमारा ताज़ा तनाव चल रहा है और उसको लेकर काफ़ी बयानबाजी हुई है और कांग्रेस ने भी काफ़ी निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल जी। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसमें देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी इस समय जो प्रधानमंत्री लगातार सर्जिकल स्ट्राइक 370 ये सब तमाम चीज़ों की जो बात कर रहे हैं वो उपलब्धि है बीजेपी की। लेकिन इस समय थोड़ा जो भारत चीन सीमा पे जो तनाव चल रहा है उसको भी लोग काफ़ी संवेदनशील नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन वो बिहार चुनाव का कहीं ना कहीं विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि लोगों का स्पष्ट कहना है कि हम लोग अभी इस समय जो बिहार में इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे मुद्दे हैं, वो अपना वोटिंग कहीं ना कहीं उसी के ऊपर करने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहेगा। और हम लोगों ने देखा भी है पहले, चाहे झारखंड का इलेक्शन ले लीजिए या फिर और जो दूसरे स्टेट के इलेक्शन हुए हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दा प्रभावी रहा है। देखिए, मुद्दे तो रहेंगे लेकिन उसको लोगों ने वरीयता कम दी है। लोग अपने स्थानीय मुद्दों को वरीयता इसमें ज्यादा दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राहुल जी, हमारे साथ जुड़े। हमारे सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। खेमचंद जी आपका भी और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रचनात्मक चर्चा हुई, हालांकि तीखी बयानबाजी जरूर होती है, मौसम चुनाव का है, लेकिन लोकतंत्र सर्वोपरि है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव सर्वोपरि है जो कि चुनाव है। उसका प्रथम चरण आज बिहार में संपन्न हो गया और ऐसा लगता है कि फाइनल पोल परसेंट जब आएगा तो वो 55% के आसपास रहना चाहिए या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो जाए। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सारा समय पर।